हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का। यूनिट नंबर 2 हम शुरू करने वाले हैं। ये जो मटेरियल मैं रेफ़र कर रही हूँ ये सॉल का मटेरियल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मटेरियल है। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सॉल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के स्टूडेंट हो, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, आप ये मटेरियल बिल्कुल रेफ़र कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मैं आपको बता दूँ ये मटेरियल 228 पेजेस का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो है 228 पेजेस के अंदर जो है आपका सारे टॉपिक्स बहुत प्यारे तरीके से कवर किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अगर बच गया होगा तो वो मैं अपने नोट्स में कवर करूँगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चैप्टर का जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। सबसे पहले देखते हैं कि कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसके अंदर सॉल के मटेरियल के अंदर 3 लेसन दिए गए हैं, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। तो हम तीनों लेसन्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा ये, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है पहले तो बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और कॉलोनियल स्टेट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। आपने सुना होगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यूरोप से, ब्रिटेन, यूके, यूएस, हर जगह से प्रोविजंस लिए गए हैं। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे ये कॉलोनियल स्टेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे। हो गया। लेसन नंबर 4 में हम समझेंगे कि जो आइडियोलॉजी थी, मतलब क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट होती है ऑफ दी ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके की आइडियोलॉजी जो है वो प्रोपोगेट होती है। उसके बाद फिफ्थ लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है, लैंड रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होता है और इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी हर फॉर्म में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पैक्ट हो, चाहे वो रिलीजन पे इम्पैक्ट हो, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट हो या फिर इंडस्ट्री या इकोलॉजी पे इम्पैक्ट हो। तो हम शुरू करते हैं आज लेसन नंबर 3 से। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉलोनियल स्टेट के बारे में। तो बेसिकली हम एक चीज़ समझते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर में जो है हर चीज़ कैटेगराइज है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हम देखते हैं, अभी 26 जनवरी है आज, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम मानते हैं कि आज के दिन जो है हमने अडॉप्ट किया था, एनैक्ट किया था, इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, कब से शुरू हुई, ये आज हम समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे, ये बहुत अच्छे से चैप्टर में कैटेगराइज्ड है कि रूल ऑफ द कंपनी जो कि 1600 से 1857 तक के माना जाता है। रूल ऑफ द कंपनी किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। रूल ऑफ द क्राउन, आपको पता होगा 1857 में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मंगल पांडे द्वारा और बाकी लीडर्स जैसे कि टांटिया टोप वगैरह के द्वारा लीड की गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि रूल ऑफ द क्राउन आ जाता है 1858 से, और 1947 तक के वो चलते रहता है जब तक हमारा इंडिया आज़ाद नहीं होता। लेकिन बीच में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, इंडिया को पावर दी जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले भी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है कुछ रूल्स बनाए कि पावर हम देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आप रूल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इस कंट्री को। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होती है, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है वो आज़ादी के बाद ही होता है। शुरुआत पहले से हो गई थी लेकिन फिर भी 1949 के अंदर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को हम अडॉप्ट करते हैं। और उसके बाद हम 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इस लेसन में हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप ज़रूर एक नोट कॉपी लेके ज़रूर बैठे, तो आपको जो भी चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप उसको नोट डाउन करें, उसको रिवाइज करना आपको पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से डेवलप होता है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर।
सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियल लीगेसी थी, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनियल पावर थी उसका क्या काम होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट के अंदर। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये सोचते आप होंगे। तो ये आज हम समझेंगे किस तरीके से ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की आज हमने बोल दिया और कल बन गया, सालों साल की प्रोसेस चली है, सालों साल का स्ट्रगल, फ्रीडम आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। तो हम वो समझते हैं किस तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं हुआ था कि भाई ये हो गया और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हुआ ये था कि सालों साल का जो स्ट्रगल है वो इंडिया में जो है हुआ और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट नेशन आया। जैसे कि आप देखते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन होते हैं, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद जो है एक स्टेट बनता है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, उसमें फिर अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है बाकी जगह भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि आप रशिया में देख लीजिए। तो वैसे ही इंडिया के अंदर भी जो है ये रिवॉल्यूशन होता है, इसके बाद ही जो है हम जो है आज़ाद हो पाते हैं। और इंडिया के केस में हम बहुत सालों तक के स्ट्रगल करते रहते हैं और बहुत सालों तक के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म होते रहता है। तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो चीज़ें हैं कि क्या किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी चीज़ों ने इम्पैक्ट किया है। देखिए होता ये है कि हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना तो शुरू कर ही दिया था और उनका जो पार्टिसिपेशन है जब तक ये चलता है तब तक इंडिया जो है आज़ाद नहीं हो जाती 1947 तक के, ठीक है। और उसका जो कुछ क्लॉजेज है वो हमको आज भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमको देखने को समझ में आएगा कि जो ये कॉलोनियल रूल से जो है वो दिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इंडिया में फर्स्ट जो सी रूट से आते हैं वो कौन थे, हमारे वास्को डी गामा, जो पोर्टुगीज रूलर थे, पोर्टुगीज ट्रेडर थे। और वास्को डी गामा 1490 आते हैं। तो हम ये देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्को डी गामा के बाद जो है इंग्लिश वास्को डी गामा जो है वो पोर्टुगीज से आते हैं। पोर्टुगीज के बाद जो है हम देखते हैं कि पोर्टुगीज जो है अपना रूल बना के रखते हैं सिर्फ और सिर्फ गोवा तक के, और गोवा को उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट जो है वो फ्रीडम, मतलब गोवा जो है बहुत ज़्यादा लेट जो है ज्वाइन होता है इंडियन टेरिटरी में। लेकिन वास्को डी गामा के बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सी रूट के थ्रू। और वैसे ही जो है हमारे आते हैं ब्रिटिशर्स, हमारे आते हैं हमारे इंग्लिशमैन जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने हम पर इम्पीरियल रूल किया। तो इंग्लिश मैन आते हैं, फ्रेंच मैन आते हैं और उनका एक पूरी अलग कहानी है। वो आप पढ़ोगे किस तरीके से क्रूसेड वार्स होते हैं, वो पूरी एक ऑल ओवर अलग कहानी है। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में एंग्लो फ्रेंच वार्स, ये सब बहुत अलग कहानी है और डिटेल में आपने पढ़ा भी होगा 7th 8th में। लेकिन आप अगर अभी भूल गए होंगे तो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो हमारे इंडिया पे हैं वो राज बनाने के लिए उनसे पहले भी जो है वो बाकी लोगों से लड़ते हैं। अब ऑल एंड ओवर अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स का जो राज शुरू होता है वो होता है रूल ऑफ द कंपनी से। तो रूल ऑफ द कंपनी हमारा लग जाता है 1600 से, हम ऑन एन अप्रॉक्स मानते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि 1600 लगा तो चलो रूल ऑफ कंपनी शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऑन एन एवरेज मानते हैं और ये चलता है 1857 तक के। अभी 1857 तक की जो है ये एक चीज़ समझने की है, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा होता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफ़र होता है पावर का फ्रॉम दी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी उससे पावर चल जाता है टू द ब्रिटिश क्राउन। तो आपको बहुत अच्छे से पता है वहाँ पर उस टाइम पे जो क्वीन हुआ करती थी, ठीक है। आज भी आपने देखा है कि अभी 2022 में आपको देखने को मिला होगा कि जो क्वीन है उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर क्वीन को, जो किंग को, यानी वहाँ का जो मोनार्क होता है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो बेसिकली अराउंड 99 ईयर्स की एज में जो है उनकी डेथ होती है। तो बेसिकली अभी जो है उनकी डेथ होती है। और इससे पहले जो है वो दूसरी क्वीन थी जिस टाइम पे रूल ऑफ क्राउन होता है 1858 से 1947 तक।
तो बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्वीन है और जो किंग है, तो इसलिए हम इसको रूल ऑफ द क्राउन कहते हैं, क्योंकि ताज का रूल, ताज मतलब कौन पहनता है, क्वीन पहनती है और किंग पहनता है, तो बेसिकली इसलिए हम इसे रूल ऑफ द क्राउन कहते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करते हैं। तो बेसिकली जब हमने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब बात चल रही थी, तब हमें क्लियर तो हो चुका था कि ब्रिटिशर्स हमें पावर देने वाले हैं, और ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस भी कर रहे थे कि हम आपको जो है पावर देंगे। लेकिन उन्होंने पावर देने के लिए भी 7 साल निकाल दिए। कैसे? तो बेसिकली क्या होता है कि पावर देने के लिए उन्होंने 7 साल कैसे निकाले? तो उनको लगता था कि क्या हम जो है इंडिया को संभाल पाएंगे। उन्हें लगता था कि अगर हम इंडिया की कगार इनके हाथों में दे देंगे, तो हो सकता है इंडिया जो है पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाए। ठीक है। और कभी भी क्या होता है, अगर कंट्री एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो बेसिकली वो जो है वो कभी भी एक मेजर पावर नहीं बन सकती। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही नहीं हमें छोड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें करने के लिए कहा। उसके बाद ही जो है उन्होंने हमें आज़ाद किया। ऐसा नहीं कि वो बोले कि चलो हम छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर वो हमें केओस और एनार्की में छोड़ के चले जाते, तो हो सकता था कि हम डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाते, या फिर हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप सेट कर पाते। तो बेसिकली उन्होंने हमें टाइम दिया, और ये टाइम देने के चक्कर में ही जो है बहुत टाइम निकल गया। पावर मतलब हमें जो मिलने तक के 1947 आ गया, और फिर 1947 में फाइनली जो है वो इंडिया आज़ाद होता है। तो अब हम समझते हैं कि चीज़ें कैसी होती है। शुरुआत यहाँ की शुरू से शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लेटर ऑफ प्रिविलेज मिलता है, और उसे मोनोपोली मिल जाती है इंडिया के ऊपर ट्रेड करने की। और मोनोपोली मतलब इंडिया से ट्रेड करने के लिए, इंडिया की ट्रेड जो है पहले हर कंट्री से हुआ करती थी, चाहे अरब हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे लंदन, कोई भी कंट्री हो। लेकिन अब जो है उसको मोनोपोली मिल चुकी थी, इसलिए जो है सारी ट्रेड जो है इंडिया की, वो कौन कौन हैंडल कर सकता है? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंडली चीज़ ये होती है कि ये भी स्पेसिफाई किया गया था कि कंपनी का काम सिर्फ बिजनेस करना है, और कंपनी का कोई पॉलिटिकल जो है बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। देखिए आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। ये जो है हमारे ब्रिटेन है, समझ लीजिए, ये हमारा ब्रिटेन है और ये हमारा इंडिया है। मैं इंडिया का मैप नहीं बना रही हूँ, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बेसिकली ये हमारा समझ लीजिए इंडिया है, और ये जो है हमारा ब्रिटेन है। तो अब ब्रिटेन के अंदर से कुछ ऑफिसर्स इंडिया में जब आ जाते हैं, तो इंडिया के ऊपर ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर जो है इंडिया के ऊपर जब ट्रेड करने आते हैं, तो करप्शन जो है वो चालू हो जाता है। अब करप्शन कैसे चालू हो जाता है? देखिए यहाँ पर जो रूलर्स थे, वो जो रूल कर रहे थे या फिर जो ट्रेड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खुद के लिए जो है क्या कहते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट रख लिया करते थे। और ब्रिटिशर्स को जो है, मतलब जो उनकी खुद की कंट्री है, उनको जो है इतना प्रॉफिट नहीं भेजा करते थे। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ब्रिटेन ने फेस की। तो बेसिकली ब्रिटेन ने जो है वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 24 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। 24 मेंबर्स को क्या बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो कंपनी है उनका काम क्या था, ये देखना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बराबर काम कर रही है या नहीं। क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया की जो रिसोर्सेज है उसे ब्रिटिशर्स को फायदा हो, ना कि सिर्फ यहाँ के गिनती चुनती ऑफिसर्स को। लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स जो है, अकॉर्डिंग टू ये, मतलब खुद की कंपनी जो है, खुद ही जो ब्रिटिशर्स है वो उनकी बुराई कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, ना कि ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए। तो उनके अंदर ही, खुद के अंदर जो है इंटरनल क्लैशेस चलते आ रहे थे। तो बेसिकली कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स उन्होंने पास किए, और वो क्या क्या एक्ट्स पास किए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका वहाँ पर क्या हमारे पास मोटिव था। तो बेसिकली देखते हैं कि जब हम ऐसा मानते हैं अक्सर, 200 ईयर्स का रूल था, 200 ईयर्स का रूल था, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो बेसिकली इंडिया के अंदर 200 ईयर्स का रूल मेनली इसलिए माना जाता है क्योंकि पहले तो वो सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आए थे 1600 से। लेकिन बाद में मतलब कब, मतलब जब जब 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होती है, तब हम मानते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है पूरी तरीके से कंपनी जो है वो एक्सरसाइज करने लग गई थी।
इसलिए हम जो है करीबन 200 ईयर्स का रूल कहते हैं, क्योंकि 1757 से 1947 करीबन करीबन 200 ईयर्स होते हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि उससे पहले भी मतलब 1600 से तो कंपनी जो है वो तो आ चुकी थी, उन्हें लेटर ऑफ प्रिविलेज मिल चुका था। तो 1600 से 1757 के बीच में क्या कहानी थी, वो भी हम कहानी समझते हैं। तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि उस टाइम पे जो है जो उस टाइम पे भी इंडिया के अंदर अलग कंटेक्स्ट चल रहा था। इंडिया का कंटेक्स्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चल रहा था इंडिया के अंदर उस टाइम पे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमारे जो मुगल रूलर्स थे, मुगल डायनेस्टी जो शुरू हुई थी, उसमें बाबर आए थे, ठीक है, हुमायूं आए थे, है ना, अकबर आए थे। उसके बाद अकबर का बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल माना जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जो है पूरा इंडिया जो है कंसोलिडेटेड था। उसके बाद जहांगीर, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शाहजहां, और फिर हम देखते हैं औरंगजेब। तो बेसिकली इतने सारे रूलर्स आते हैं, और ये सारे रूलर्स को जो कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रूलर्स। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक रूलर्स, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे से पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हाथ में जो है पावर चली गई। तो बेसिकली उस टाइम पे इंडिया का कंटेक्स्ट देखा जाए तो इंडियन कंटेक्स्ट में टोटल ऑफ मतलब जो उस टाइम था जब औरंगजेब का डिक्लाइन होता है, तब से लेके जो ब्रिटिशर्स का राइज होता है, तो उसके बीच में जो है हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो हमारे मुगल रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, और ब्रिटिशर्स जो है मेनली पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। और फिर उसके बाद पास होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। उसके बाद आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, 1793 के अंदर। उसके पहले आपने देखिए 1765 के अंदर सिविल राइट्स जो है वो कंपनी को दे दिए जाते हैं, ताकि वो रूल कर सके लोगों पे। और उससे पहले जो है हम देखेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, ओडिशा का रूल हो जाता है ब्रिटिशर्स का। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी उस टाइम पे। अब ये भी समझते हैं कि इस टाइम पे जो है कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लूटने लग गई थी। लूटने लग गई थी मतलब ये कि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो करप्ट हो गए थे, और इसकी रिपोर्ट हमें नहीं बल्कि इसकी रिपोर्ट जो है ये ब्रिटिशर्स खुद हमें देते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो रिपोर्ट जारी करते हैं, कुछ ऑफिशियल्स को इंक्वायरी के लिए बिठाते हैं, और एक सीक्रेट इंक्वायरी करवाते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या खुद के फ़ायदे के लिए काम कर रही है या हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही है। तो बेसिकली इस टाइम पे जो है कंपनी के लिए कंपनी जब कंपनी के जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। और क्योंकि जो है कंपनी जो है वो लोन लोन मांगते रहती थी, और उस लोन मांगते रहती थी, लेकिन है ना क्या कहते हैं, ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशन पार्लियामेंट को, कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है ये लोन का जो है वो मिसयूज़ हो रहा है। तो ऐसी कहानी चल रही थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने ही खुद के जो है कंट्री मैन पे जो है विश्वास नहीं कर रहे थे। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होता है। तो कमिटी जो है 1773 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, और उसी के बेसिस पे जो है रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो रेगुलेट करना, मतलब किसको रेगुलेट करना, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि पावर चेक करते थे किसका, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जस्टली रूल करें, और ऐसा रूल करें कि ब्रिटिशर्स को जो है कंट्री में फ़ायदा हो, ना कि ब्रिटिशर्स का जो पैसा है वो इंडिया में फ्लो हो। तो बेसिकली कुछ ऐसे प्रोविजंस थे उसके जो हम डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स कैसे लाए गए। पहला रिफॉर्म ये था कि जो बोर्ड ऑफ डेटा रिफॉर्मर्स थे इंग्लैंड में, उनकी जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब वो कितना काम करेंगे, तो उनको 4 साल फिक्स कर दिया गया था। और ये बता दिया गया था कि हर साल उसमें से जो है 25% जो है लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो बेसिकली इस ऐसा क्यों किया गया, ताकि बोर्ड ऑफ डेटा जो है वो क्या हो सके, बार बार रिन्यू हो सके और करप्शन कम हो सके। जब कोई भी आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर जो है करप्शन होता है इंडिया में, क्योंकि एक जगह पे इंसान जो है सेट हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो है सेटिंग कर लेता है, और फिर उसके बाद करप्शन स्टार्ट कर देता है। सेकेंडली क्या होता है यहाँ पर, गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है वही गवर्नर जनरल बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का बना दिया गया था।
मतलब आप बोल सकते हैं कि गवर्नर जो था बंगाल का वो गवर्नर बन चुका था इंडिया का। इंडिया क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है मद्रास मद्रास बहुत बड़ा था। पूरा साउथ इंडिया जो है उसमें कवर था। बॉम्बे बॉम्बे बहुत बड़ा था। कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र सब उसमें कवर थे। बंगाल बंगाल आज का जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है और साउथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सब उस टाइम के बंगाल में आ जाते थे। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लार्जर एरिया का जो है क्या कहते हैं गवर्नर बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो बेसिकली वहाँ पर ये दो चीज़ें कर दी गई ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। थर्ड चीज़ ये की गई थी कि 4 मेंबर्स दिए गए थे गवर्नर जनरल को, ठीक है, जिसके अंदर जो है 4 मेंबर्स में से जो भी डिसीजन था वो मेजॉरिटी द्वारा लिया जाता था और गवर्नर जनरल है वो भी जो है वोट कर सकता था। और एक सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्टेब्लिश की गई थी जिसका डिसीजन जो है वो एम्परर पे भी लागू होता है। एम्परर मतलब जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स पे जो रूल कर रहे हैं उन पे भी वो डिसीजन जो है वो लागू होगा। तो बेसिकली हमें एक चीज़ समझ में आती है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये कॉन्सेप्ट भी जो है ब्रिटिशर्स द्वारा ही जो है लाया गया था, जो कि है हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय। तो न्यायालय जो है हमारी एपेक्स कोर्ट जिसे हम कहते हैं कि जो भी डिसीजन वो देती है वो फाइनल हो जाता है। तो यही चीज़ जो है उस टाइम पे कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंडली हम देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके लाने के बावजूद भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती है। लेकिन आज का जो हमारा कंसर्न है वो इससे डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आपको पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, आपको डीडी बासु की इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हमें थोड़ा कंसाइज करके पढ़ना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है और टाइम जो है वो बहुत कम है। तो बेसिकली 1773 के इंट्रोड्यूस होने के बाद भी, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद भी कुछ जो है कहीं ना कहीं लूप होल्स थे। तो इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल फंक्शन है और बिजनेस फंक्शन है उसको अलग कर दिया गया। देखिए इंडिया में आज भी जो है पॉलिटिकल और बिजनेस फंक्शन अलग अलग ही होता है। आप देखोगे कि जो इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके लिए परमिसिबल नहीं होता है कि ज़्यादातर वो बिजनेस में जो है इंटरवीन करें। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं उस टाइम पे ही ये डिसीजन हो गया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गलत तरीके से जो है फ़ायदा उठाती है ऑफ द बिजनेसेस। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर यह होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टैब्लिश होता है। तो बीओसी और बीओडी पॉलिटिकल और बिजनेस वर्क के लिए। तो इसके बाद भी काम नहीं चला तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दिया गया। तो जो पावर थी वो किसको दे दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन को दे दी गई। और चेयरमैन को जो है ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर रखा गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं ना कहीं उसको जो है वहां से बैठे बैठे, क्योंकि उस टाइम पे देखिए आप कम्युनिकेशन इतना अच्छा थोड़ा ना रहता था कि आज के टाइम पे जैसे डिजिटल चीज़ें हैं, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ से जो है ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो पार्ट है वो जो है कंट्रोल करें इंडिया को। लेकिन इतना दूर डिस्टेंस के कारण जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको भेजनी पड़ रही है, ऑफिसर्स भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन उनको उन पर ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि वो इंडिया को सही तरीके से रूल करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं बार बार जो है वो रूल्स निकाले जा रहे हैं। तो वैसे ही 1773 में निकाला गया, फिर 1784 में निकाला गया, उसके बाद जो है 1793 में निकाला गया। और ये चार्टर एक्ट में सिर्फ एक एक चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है हम वही पढ़ेंगे। तो 1793 में हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो चेयरमैन को जो है मेन पावर दी जाती है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर रहता है। और गवर्नर जनरल की पावर और बढ़ा दी जाती है। और 1793 के चार्टर एक्ट के बाद करीबन 20 साल तक की पावर दी जाती है किसको? कंपनी को। 20 साल तक की उसकी सॉवरेनिटी जो है वो इंश्योर की जाती है। और फिर 20 साल तक की इंटरफेरेंस नहीं करती है, ब्रिटिशर्स जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं इन दी कंपनी रूल।
तो 20 साल का सॉवरेनिटी देने के बाद 1813 में फाइनली अब उनकी सॉवरेनिटी को बिल्कुल हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि नहीं, अब जो पूरी तरीके से जो भी इंडियन टेरिटरीज हैं उस पर क्राउन ही रूल करेगा। क्राउन मतलब मोनार्की, क्राउन मतलब ब्रिटिशर्स, क्राउन मतलब जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो। तो 1813 एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चार्टर एक्ट माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कंपनी का जो रूल है, कंपनी का रूल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। बिजनेस करने की जो मोनोपोली कंपनी को दी गई थी वो भी पूरी तरीके से हटा दी जाती है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो है अब क्राउन का रूल होगा, ना कि कंपनी का रूल होगा। लेकिन अभी भी इस टाइम पे भी ओपियम और जो चाय होती है उसकी जो ट्रेड है वो कौन मोनोपोलाइज करके रखता है? चाइना। और हर साल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हर साल 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा कौन? ब्रिटिश। टू इन्वेस्ट करेगी, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? उस टाइम पे 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में ताकि उनका इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हो सके। और मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस में कि वो चाहते थे कि कुछ स्लेव्स को तैयार किया जाए। इंडिया में स्लेव्स को तैयार किया जाए मतलब ये होता है कि इंडिया में क्लर्क्स को रेडी किया जाए, सिविल सर्वेंट्स को रेडी किया जाए जो उनकी कंपनी में काम कर सके। तो बेसिकली इंडियंस को वो तैयार करना चाहते थे ताकि वो काम कर सके। और साथ साथ इधर इस रूल में, इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो किंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंपनी का जो रूल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ जैसे जैसे ट्रेड बढ़ती गई तो इससे एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ते जा रही थी। और साथ साथ हमारे ऊपर पहले इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म किया गया, फिर पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म किया गया, और फिर जैसे जैसे क्रिश्चियन मशीनरीज को लाया जा रहा था तो हम पर कल्चरल इम्पीरियलिज्म भी करा जा रहा था। अब हम देखते हैं कि फिर 20 साल में जो है दूसरा चार्टर एक्ट पास होता है, तीसरा हो गया एक्चुअली ये। पहला 1793 में हुआ, फिर 1813 में हुआ, और फिर 1833 में हो रहा है। तो बेसिकली इस एक्ट में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है इंग्लैंड का वो बना दिया जाता है मिनिस्टर इंडिया का। पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो चेयरमैन था वो कैबिनेट में से बन जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है कि पावर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथों में जा रही है? ब्रिटिशर्स के हाथों में जा रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिशर्स की थी, बट कहने का मतलब ये है कि अब जो है कंट्रोल ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा है, मोर एंड मोर डायरेक्ट होते जा रहा है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट रूल। तो बेसिकली अब इसके साथ ये होता है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसको जो है पूरा हक दे दिया गया था कि पूरे इंडिया के लिए आप लॉज बना सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का है, मद्रास का है, और जो बॉम्बे का है वो एक ही था। तो उसमें जो है उसको टाइटल दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। बेसिकली वो गवर्नर जनरल पहले से इंडिया का ही हो गया था, बिकॉज इंडिया, मैंने आपको बताया उस टाइम पे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से था। लेकिन अब जो है टाइटल भी उसको दे दिया गया था कि वो पूरी तरीके से गवर्नर जनरल है। तो समझ लीजिए कि गवर्नर जनरल जो है उसकी पावर उतनी थी जितनी आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्यूले जो है, मैक्यूले का नाम आपने सुना होगा, और वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बनते हैं काउंसिल ऑफ लॉ के। तो अलग अलग काउंसिल्स थी, और इसी काउंसिल के अंदर फिर ये भी होता है कि मोनोपोली जो होती है चाइना के साथ ट्रेड की वो एबॉलिश कर दी जाती है। और साथ ही में जो है एक नॉर्थ वेस्ट जो है नाम का जो प्रोविंस है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपने आपकी 12th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जब इंटीग्रेशन हो रहा था इंडिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे, और एक जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस जिसे हम कहते हैं, इसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान जो है आपको याद आ रहा होगा। तो बेसिकली उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न किसको एरिया को बोला जा रहा है? जो आज का एरिया है वेस्टर्न अवध का, ठीक है, जो जा चुका है करीबन करीबन टू दी पाकिस्तान और आगरा। तो ये एरिया को कंबाइन करके जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया बनाया गया था। और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट सर्विसेज भी जो है इस टाइम पे शुरू की गई थी कि आप जो है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्ट दी जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल भी कर दिया गया था। तो हर एक जो चार्टर एक्ट आया उसकी अलग इम्पोर्टेंस है,
एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है और उसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है और कुछ उसके जो है बेनिफिट्स भी सामने हमको देखने को मिलते हैं। और फिर 20 साल तक के फिर वापस जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। फिर ये किया जाता है कि 1853 में नया चार्टर एक्ट आता है। और पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट आपको पता है कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया की तो पार्लियामेंट थी नहीं उस टाइम पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसकी बात मैं कर रही हूँ। अब इस एक्ट में ये किया गया कि पार्लियामेंट जो है जो कि ब्रिटिश की थी उसको पूरा हक मिल गया कि वो कभी भी चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म कर सकती है और खुद के हाथ में कभी भी पावर ले सकती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर को कम कर दिया गया, 24 से 18 कर दिया गया। और साथ साथ ये भी किया गया कि जो इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और जो काउंसिल मेंबर्स है ये किसके कंसल्ट से जो है इलेक्ट होंगे। अब जो है इसे अपॉइंट कौन करेगा, अब इसको जो अपॉइंट करेगा क्राउन अपॉइंट करेगा। ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है कि 6 नए मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर ताकि जो है वो लॉज बना सके। बट उनको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से नहीं जाना जाता। तो बेसिकली देखा क्या जा रहा है कि वहाँ से 6 मेंबर कम कर दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर और यहाँ पर 6 मेंबर बढ़ा दिए जा रहे हैं। समझ रहे हो आप, मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो सारा कंट्रोल है वो तो कहाँ जा रहा है और टू दी इंग्लैंड, इंग्लैंड में कंट्रोल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल है वो भी किया जा रहा है थ्रू द लॉज, लॉज के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जो देखते हो आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इंट्रोड्यूस होता है और गवर्नमेंट सर्विस के लिए और पार्लियामेंट के पास ये रूल आ जा मतलब ये राइट आ जाता है कि कभी भी जो है कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म कर सकती है। अब इसके बाद ऐसा क्या होता है कि हम को बहुत अच्छे से पता है कि 1857 के अंदर क्या होता है और उसके बाद जो है हमारा रूल ऑफ द ग्राउंड किस तरीके से शुरू होता है। अब हम समझते हैं कि 1857 में हमें बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाता है। जब म्यूटिनी जो होती है जिसे ब्रिटिशर्स म्यूटिनी कहते हैं, हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और इसमें मंगल पांडे और टांटिया टोप, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे लीडर्स जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। उसके हम बचपन से कॉजेज़ पढ़ते आ रहे हैं कि क्या कॉजेज़ होते हैं उसके, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज। वो अभी हम सब डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरीके से जब रिवॉल्ट हो जाता है तो उसके बाद 1858 के अंदर एक रूल पास होता है, एक एक्ट पास होता है जिसे हम कहते हैं ब्रिटिशर्स का जो है क्राउन एक्ट। क्राउन एक्ट कहते हैं हम, जो कि ब्रिटिशर्स जो है 1858 के अंदर जो है पूरा का पूरा पावर जो है कंपनी का ख़त्म हो जाता है और पूरा पावर चल जाता है कंपनी के डायरेक्ट हाथों में, सॉरी क्राउन के डायरेक्ट हाथों में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म किया जाता है और साथ साथ 2 पोस्ट बनाई जाती है, काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि एक तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। तो मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होते हैं उसमें से ही एक पर्सन को चूज़ कर दिया जाएगा कि तुम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो। ठीक है। अब ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन गया। अब इसको क्या काम करना है, इसको ये काम करना है कि जो भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे पार्लियामेंट में उसको जो है देना है उसके आंसर, मतलब ये करप्शन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये भी कि इसको एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। और इंडिया के अंदर क्या होता है कि जब इंडिया जो है क्या कहते हैं, इंडिया अब गवर्नर जनरल को जो है अपॉइंट नहीं कर, इंडिया के अंदर अब कैसा होने लग जाता है कि गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए। क्योंकि बेसिकली वाइस रॉय जो होता है, वाइस रॉय को किसकी बात माननी है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात माननी है। ठीक है। और गवर्नर्स को और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को भी फॉर्म किया जाता है। और इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम आज देते हो आप, फिर उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सर्विस के लिए देते हो आप, जो है आईएएस ऑफिसर बनते हो, डीएम बनते हो, एसडीएम बनते हो। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सर्विस आप करते हो तो उस टाइम पे भी ये एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो लंदन में होती थी और इसमें बिना डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब इंडियंस भी जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, आपको ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आप जो है आप भी ऑफिसर बन सकते हो। तो बेसिकली इस टाइम पे जो है ये एक्ट को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट था और एक नया तरीके का जो रूल है वो इंडिया में शुरू हो गया था। और इसमें बेसिकली आपने पढ़ लिया कि काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगा और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहेगा।
तो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अलावा एक वाइसरॉय रहेगा जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल रहेगा। और इसके बाद एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट आता है और वो ये होता है कि वो बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है, क्योंकि देखिए 1857 में जो नाराज़गी जो है इंडियंस ने जाहिर की थी कि हम लोग को आपका रूल नहीं चाहिए, आप वापस जाइए, ठीक है। तो उस तरीके की नाराज़गी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है, क्योंकि देखिए अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हटा देते हैं, मैंने अभी आपको बताया उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे टेलीफोन नहीं थे, आप कॉल करके यहाँ पर सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, टीवी से आप रूल नहीं कर सकते हो। तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि विदाउट इंडियंस के बिना जो है हम इंडिया में गवर्न नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए 1861 में ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं कि गवर्नर कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करते हैं और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आते हैं। उसमें वो गवर्नर जनरल को पावर देते हैं वेटो का, और वो बताते हैं कि लेजिस्लेटिव वर्क के लिए जो एडिशनल मेंबर्स आप रख सकते हो और उनको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई जाती है। और साथ साथ जो इंडियन लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है कि जो इंडिया के लोग जो हैं वो लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसका पार्ट बनेंगे, ये भी जो है इसी चार्टर से आता है। और बेसिकली इसलिए जो इस एक्ट को हम इसलिए भी इम्पोर्टेंट समझते हैं 1861 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को, क्योंकि ये एक्ट से जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जैसे जैसे जो है इंडिपेंडेंस की जो मतलब इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की जो हमारी जो लड़ाई है उसका जो क्या कहते हैं बीज है वो हमने 1857 में ही जो है बो दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर और ज़्यादा जो है उत्साह बढ़ते गया कि हमें जो है आज़ादी चाहिए। तो इसलिए हमें आज़ादी के कंटेक्स्ट में ही हमने कांग्रेस पार्टी जो है हमारी फॉर्म हुई 1885 के अंदर। और वो जो कि इसलिए फॉर्म हुई थी ताकि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। और उसी के रिस्पॉन्स में जो है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट फिर से पास होता है 1892 के अंदर। और वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है गवर्नर जनरल की वो बढ़ा देता है। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिबेट करने के लिए भी चांस मिलता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लेकिन 6 दिन के नोटिस देने के बाद। और आज के टाइम में आप देखोगे कि आज के टाइम पे जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वहाँ डिबेट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी वैसे ही हुआ करता था लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स के साथ। अब इसी के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो भी इसमें बढ़ा दिए गए थे। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पे इस तरीके का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इलेक्शन नहीं हुआ करता था। राइट्स जो थे वोटिंग राइट्स वो किस पे बेस्ड थे, एजुकेशन पे और प्रॉपर्टी पे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि फ्रेंच में उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा था कि फ्रेंच में भी जो है प्रॉपर्टी मैन अराउंड 21 ईयर्स ऑफ एज, तो वैसे ही कुछ क्राइटेरियाज इंडिया के अंदर थे। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ करते थे। इनडायरेक्ट मतलब कुछ लोग किसी और लोग को इलेक्ट करेंगे और वो किसी और को इलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कुछ मेंबर्स थे, बेसिकली दो तरीके की काउंसिल थी। एक थी सेंट्रल, जैसे कि आज आप देख सकते हो आज का जो हमारा सेंटर होता है, ठीक है। सेंट्रल हमारे इलेक्शंस अलग होते हैं और स्टेट इलेक्शंस अलग होते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल इलेक्शंस जो है वो अलग है और जो हमारे स्टेट इलेक्शन है वो अलग है। तो बेसिकली कुछ जो मेंबर्स होते हैं आज भी हम देखेंगे तो वो कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। 12 मेंबर्स जो है उसमें से एंग्लो इंडियंस अलग होते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे भी कुछ मेंबर्स जो थे वो कौन इलेक्ट करते थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बेसिकली आज भी आप देखते हो कि हम जो है प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट। तो वैसे ही जो है अब हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं, हम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करते हैं, हम जो है लोकसभा को जो है इलेक्ट करते हैं और फिर वो इंटर्न जो है राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ मेंबर्स जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करते थे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है कुछ मेंबर्स जो है वो म्यूनसिपालिटी द्वारा, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा, कुछ स्टेट बोर्ड द्वारा, कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा भी इलेक्टेड थे। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इसके साथ चाल भी चलने लग गए थे। चाल मतलब जैसे कि हम देखते हैं डिवाइड एंड रूल की जो चाल है, मतलब जो मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है कम्युनल वायलेंस पैदा करने के लिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स है वो चाहते थे कि हम जो है इंडिया एक दूसरे से लड़ते रहे लोग,
और जो है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस पे ध्यान ना दे। तो बेसिकली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर कहा जाता है, और वो उसके अलावा वो किसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, बंगाल पार्टीशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली वो अपने इंटेंशन कैरी रख रहे थे कि वो जो है कहीं ना कहीं कम्युनल जो है एक तरीके से एंगल दे सके। अब ये एक ऐसा टाइम था जब इंडियंस जो है वो पढ़ने लिखने लग गए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स द्वारा ही एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ऐसा नहीं है कि पहले हम इंडियंस जो थे वो सबके सब इलिटरेट थे और किसी को कुछ आता नहीं था, लेकिन बेसिकली आइडिया ये है कि उस टाइम पे जो है ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो घर में हुआ करती थी, और इंग्लिश जो है वो डोमिनेटिंग फॉर्म बिल्कुल भी नहीं था। सब अपने अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मोस्टली संस्कृत एंड अरबिक में जो है एजुकेशन दी जाती थी। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जब 1813 के अंदर, मैंने आपको बताया, 1 लाख रुपए हर साल जो है डेडिकेट करने लग गए, तो आप देखोगे कि इंडिया के जो लोग हैं वो लोग भी एजुकेटेड होने लग गए। और यही एक ऐसा टाइम था जब है ना क्या कहते हैं, आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो कि ब्राह्मण समाज का फॉर्मेशन करते हैं, और जो हिंदू सोसाइटी के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको एरेडिकेट करते हैं। दयानंद सरस्वती आप देखोगे, स्वामी विवेकानंद देखोगे, ये सब इस टाइम के ही जो है प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की इंट्रोड्यूस एजुकेशन है उसका ये प्रोडक्ट है। और वही आगे चल के 1885 में आप देखोगे कि हमें देखने को मिलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फॉर्म हो जाती है। और लेकिन आप देखोगे कि जब मॉडले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, तब से इंडिया की इंडिपेंडेंस के मूवमेंट जो है वो बढ़ने लग गए थे। और गांधी जी भी क्योंकि आ चुके थे इंडिया में, सत्याग्रह करके ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में उन्होंने कर दिया था, अब वो यहाँ आ गए थे। और उस टाइम पे आपको पता होगा क्या कंटेक्स्ट चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कंटेक्स्ट चल रहा था 1914 से लेके 1918 तक के। तो उस टाइम पे जो कंटेक्स्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस होता है, और भी गांधी जी अगेंस्ट होते हैं उसके। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चली आ रही थी। उस टाइम पे कुछ ऐसे प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे जो आज भी रेगुलेटिव है। कैसे? तो बेसिकली उस टाइम पे जैसे कि आज आप देखोगे ना कि सेंटर के अंदर दो बाय कैरेमल होती है। बाय कैरेमल मतलब ये कि दो पार्ट्स होते हैं सेंटर के अंदर, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है। तो उस टाइम पे ये लॉ लाया गया था कि बाय कैरेमल होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके अंदर और उसके मेंबर्स भी जो है बढ़े गए थे, और साथ साथ 3 इंडियन मेंबर्स को जो है इंक्लूड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडियंस का जो है कहीं ना कहीं जो मतलब कहीं ना कहीं जो उनको ऐड कर दिया जा रहा था ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे कि इतना सा आप कुछ हमारे लोगों को ऐड कर दोगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और हम आज के टाइम में पढ़ते हैं स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। इसका कॉन्सेप्ट तभी आ चुका था। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अलग अलग लिस्ट बना दी थी, जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया था, लेकिन अथॉरिटी के बारे में बात नहीं किया था कि स्टेट ज़्यादा पावरफुल रहेगा या फिर मतलब सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल रहेगा। क्योंकि देखिए, जो गवर्नमेंट सेंट्रल को ज़्यादा पावर करती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, और जो स्टेट को ज़्यादा पावरफुल करती है वो स्टेट जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पावर के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन डुअल रूल कर दिया गया था, चाहे वो प्रोविंसेस हो चाहे वो सेंटर हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये यहाँ 1909 गलत लिखा हुआ है। तो बेसिकली मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन ये जो 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड एक्ट जिसे हम कहते हैं, तो इससे इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे, और इसलिए कांग्रेस बोलती है इस एक्ट को कि ये बिल्कुल इनएडुकेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, डिसअपॉइंटिंग है। और इंडियन लीडर्स जो है इसको बिल्कुल जो है कंडेम करते हैं, और बोलते हैं कि आप इसमें रिफॉर्म लाओ। और उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि साइमन गो बैक। तो बेसिकली साइमन कमीशन इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन जहाँ पर भी साइमन कमीशन गया तो उसे ब्लैक फ्लैग दिखा दिया गया, काला झंडा, कि आप जाओ। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट दी, और 1930, 1931, 1932 के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो बहुत बड़ी हमारी इंडियन स्ट्रगल की कहानी है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी भी नहीं है, आपको वो भी सोचते चलना है। जैसे 1919 में हम देखोगे जलियांवाला बाग मसैकर, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके पहले गांधी जी ने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में जो है सत्याग्रह कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो वो तो बाद में आया, लेकिन ये सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही थी। और उसके बाद साइमन कमीशन जो है वो आया, साइमन कमीशन को भगा दिया गया। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर गांधी जी वहाँ गए। उसके बाद जो है उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स जो है कम्युनल अवार्ड अगस्त 16 1932 को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड जो इंट्रोड्यूस करते हैं अगस्त 16 1932 के अंदर, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको ये पता होगा, आपने बहुत अच्छे से अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो हमेशा से क्या चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रहे, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल अपोज थे। वो बोलते थे कि अगर ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं फास्ट पे चले गए थे और बोल रहे थे कि अगर कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला फास्ट जिसे हम कहते हैं, तो अनएंडिंग फास्ट में वो चले गए थे और उन्होंने कहा कि ये बात नहीं हो सकती, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की जो हेरिटेज है, इंडिया की जो यूनिटी है, उस पर सवाल उठेगा। तो बेसिकली जो गांधी जी थे वो बिल्कुल अपोज थे, लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो बिल्कुल डटे हुए थे। तो इसलिए लेकिन फिर भी जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड जो है वो इस तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इशू कर देते हैं अगस्त 16 1932 में, जो माइनॉरिटीज़ और डिप्रेस क्लासेस को जो है अलग से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बना देती है। और जितनी भी रिकमेंडेशंस आई वो सबको कंसिडर करके 19, क्योंकि ये बेसिकली ये सब क्यों हो रहा था, ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। लेकिन वो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बने, लेकिन इंडिया वाले नहीं बनाए, हम बनाए। तो बेसिकली 1935 के अंदर फिर जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन जाता है। मतलब इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है उसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर से पास होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट होता है और उसी के बेसिस पे आज भी हम बहुत सारे रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो बहुत सारी वो लोग रिकमेंडेशन करते हैं और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत लेंथी था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ये बहुत लॉन्गेस्ट था और मोस्ट कॉम्प्लेक्स था। अभी तक के जितने भी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1773 तक के जितने भी एक्ट पास हुए हमारी आज़ादी तक के, उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट यही था। इसके अंदर 451 सेक्शन थे और 15 लिस्ट थी। तो ये एक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और 450 पेज लंबा था। और इसलिए क्योंकि इसमें हर चीज़ डिटेल में दी गई थी। जैसे आप देखोगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीज़ डिटेल में दी गई है, तो वैसे ही क्या कहते हैं इसमें भी हर चीज़ बहुत डिटेल में दी गई थी। और इसमें ये बताया जाता कि इंडिया यूनियन कैसे रहेगा, इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, हर चीज़ बताई गई थी। तो बेसिकली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को डिस्कस करें क्या क्या बताया गया था, लेकिन फिर भी हम कुछ मेन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमको देखने को मिलती है वो ये थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब बेसिकली यहाँ पर बात आती है कि पहले के टाइम पे जब 1919 के अंदर जो एक्ट पास हुए थे, तो 1990 के अंदर जो पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे भी पास हुआ था। तो बेसिकली उस टाइम पे हम इसे मॉन्टेक स्टैमफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। बेसिकली उस टाइम पे और इस टाइम में डिफरेंस ये था कि उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट जो थी वो यूनिटरी थी, मतलब सेंटर के अंदर पावर ज़्यादा थी। लेकिन 1935 में दो अलग अलग पार्ट बना दिए जाते हैं, एक बन जाता है ब्रिटिश इंडिया और एक बन जाता है इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो मैंने आपको पहले बताया था, आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, कि जब इंडिया आज़ाद हो जाती है तो फिर ब्रिटिश यूनियन जो है वो तो चल जाता है इंडिया के लीडर्स के हाथ में, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अलग रह जाते हैं, 565 प्रिंसली स्टेट, और उनके पास जो है खुद की आज़ादी होती है, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है उसी टाइम पे 1935 में इसकी जो रूट्स है वो हो गई थी, क्योंकि इंडिया के उस टाइम पे जो होता है, उस टाइम पे ये हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स के जो प्रोविंसेस रहेंगे वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेंगे। और 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर्स के, बहुत बड़े बड़े, और वहाँ पर 6 चीफ कमिश्नर थे। और उसके अलावा जो है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अलग थे। तो बेसिकली ये था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है वो तो यूनियन में रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट है उनकी खुद की मर्जी है कि उनको आना है या नहीं आना है। और बेसिकली जितने भी अगर वो यूनियन को ज्वाइन करते हैं, तो आप बोलोगे क्यों ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली जो यूनियन को ज्वाइन करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो एक दूसरे से लड़े ना, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए जो है कभी कभी ज्वाइन कर लेना। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू बताया जाता था, हर प्रिंसली स्टेट सेंटर को बताता था कि क्या पावर वो देने के लिए तैयार है सेंटर को, तो बेसिकली क्या क्या पावर देने के लिए तैयार है।
तो जैसे कि हम देखेंगे कि इंडिया जब आज़ाद हुई इसके बाद जो है जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया और सारे जो स्टेट्स है उसको इंटीग्रेट किया। तो बेसिकली उस टाइम पे भी जो है क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज़्यादातर स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाए। तो बेसिकली 1935 का जो एक्ट था वो ये बताता है कि किस तरीके से जो है पावर जो है वो कितनी पावर रहेगी ब्रिटिशर्स के पास और कितनी पावर रहेगी प्रिंसली स्टेट के पास।